अशोकनगर ऑयल फील्ड, नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये वो खजाना है जो पश्चिम बंगाल सरकार को 2018 में मिल गया था, पर क्रियान्वयन ना होने के कारण पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वी भारत की इकोनॉमी को स्टेबल करने वाला खजाना बंद पड़ा रहा और आज उसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता होने के बावजूद वो रनिंग पोजीशन पर नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोलकाता से मात्र 48 किलोमीटर दूर स्थित अशोकनगर में, जहां पर ओएनजीसी को ऑयल का एक ऐसा खजाना प्राप्त हुआ जिसे हम अशोकनगर ऑयल फील्ड के नाम से जानते हैं। ओएनजीसी ने 2018 में डिस्कवरी की कि वहां पर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्रेजेंट है, जो कैपेसिटी में डेली 1 लाख क्यूबिक मीटर पर डे गैस प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, 15 से 18 क्यूबिक मीटर पर डे ऑयल जनरेट कर सकता है। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि अगर ये इस समय प्रेजेंट में अगर फुल कैपेसिटी से वर्क कर रहा होता तो अभी जो इकोनॉमिकली या ऑयल क्राइसिस आया हुआ है, इससे पूरा ईस्ट जोन और उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ प्रदेश भी आसानी से इससे चल सकते थे। यानी विदेशी जो प्रॉब्लम आ रही है ऑयल और क्रूड ऑयल की, वो समस्याएं इतने कम सम एरिया में इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं डाल पाती। तो ये इसका प्रोग्रेस समझते हैं। पहले समझते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। ये यहां से जो ऑयल की क्वालिटी प्राप्त हो रही है वो 240 मिलियन मिलियन बैरल्स ऑयल मिलेगा, जो वर्ल्ड क्लास ऑयल होगा, WTI और ब्रांड के बराबर की क्वालिटी का। एपीआई जो ग्रेविटी है 40 से 41 डिग्री, ये मानक बताती हैं कि यहां पर लेस अमाउंट ऑफ वर्क करके बेस्ट क्वालिटी का ऑयल एंड पेट्रोलियम प्राप्त किया जा सकता है। रुका क्यों रहा? क्योंकि पॉलिटिक्स जब आपके विकास से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तब ये दिक्कतें आती हैं। 2018 में इन्वेंट होने के बाद पहली बार 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ममता सरकार को एक लेटर इशू किया कि भाई देख लीजिए, इसको हमें जल्दी से हस्तांतरित करिए। कुछ नहीं हुआ। 2023 में रिमाइंडर डाला गया, रिमाइंडर, उसके बाद भी कोई भी रिप्लाई नहीं आया। 2024 में दोबारा से फिर लेटर लिखा गया, इसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया ममता सरकार के द्वारा। उसके बाद जुलाई 2024 में जो जोनल मीटिंग होती है ईस्टर्न की, वहां पर इस मुद्दे को उठाया गया। उसके बाद नवंबर 2024 में पार्लियामेंट में खड़े होकर पेट्रोलियम मंत्री को कहना पड़ा कि ये डिले और ना किया जाए, इससे नुकसान हो रहा है। फाइनली फरवरी 2025 को प्रोविजनल क्लियरेंस दे दिया गया, पर आज तक लीज डील नहीं हो पाने के कारण ये प्रक्रिया रुकी रही। ये हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि अगर ये क्लियरेंस या काम शुरू हो गया होता तो सारा क्रेडिट सेंट्रल को मिलता, जो ममता बनर्जी चाहती नहीं थी, जिस कारण से पश्चिम बंगाल के 5 साल के गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम पीरियड को इन्होंने बिल्कुल से खारिज कर दिया, बर्बाद कर दिया। और आज अगर वो ऑयल क्रूड एरिया यानी अशोकनगर ऑयल फील्ड फुल वर्किंग पे होता तो इस समय यहाँ पश्चिम बंगाल और कोलकाता के यानी अशोकनगर जो 24 परगना को जानते हैं, उस एरिया को अगर डेमोग्राफी को जानते हैं, तो वहां के युवाओं में जॉब्स होती और आसपास जब कोई फैक्ट्री जनरेट होती है उसके आसपास हजारों प्रकार की और भी एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाती। यानी वो इकोसिस्टम ही पूरा चेंज हो जाता, इकोनॉमी फुल स्पीड से चलती, जिसका फायदा पूरे ईस्ट जोन को होता। पर सरकार के बिल्कुल शिथिलता के कारण ये प्रक्रिया नहीं हो पाई। अब क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है पश्चिम बंगाल में, तो ऐसा माना जा रहा है कुछ ही महीनों में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ओएनजीसी को लीज की सारी प्रक्रियाएं और जो भी अदर प्रॉब्लम रही होंगी वो सॉल्व कर दी जाएंगी, जिससे क्रूड ऑयल हमें प्राप्त होने लगेगा। तो आज की कहानी में हमने समझा किस प्रकार से पॉलिटिकल गतिरोध होने के कारण हमारे विकास को रोका जाता रहा है और रोका जाता है।
तो समझने वाली बात ये है, गवर्नमेंट जब स्टेट और सेंट्रल पे दोनों सेम होती हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है और स्टेट गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट मिले अगर वो डिफरेंट है। बाकी आप समझदार हैं। कहानी कैसी लगी? कहानी कैसी लगी? ज़रूर से बताइएगा। जय श्री राम।